Hello, welcome everyone. My name is Rimmi Raghavan. Welcome to our YouTube channel Artha Scholar. आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम जानते हैं इलास्टिसिटी होती क्या है। तो इलास्टिसिटी हमें जो है वो रेस्पॉन्सिवनेस बताती है। इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है? रेस्पॉन्सिवनेस बताती है कि एक किसी क्वांटिटी के चेंज होने में दूसरे क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो किसी एक इकोनॉमिक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरे इकोनॉमिक क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको इलास्टिसिटी बताता है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड ऑफ मेजरमेंट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट के फैक्टर्स क्या क्या हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ वेरिएशन इन इट्स प्राइस assuming all other factors remain constant। ठीक, क्या है कि अगर हम सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं तो प्राइस के चेंज होने में प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखिएगा, यहाँ उस प्रोडक्ट के अपने प्राइस की बात हो रही है कि अगर हम सेव की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो सेव की प्राइस जो है अगर 200 से 250 होती है तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, लोग उसकी क्वांटिटी को कितना डिमांड बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि प्राइस में परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी हमारे पास जिसकी डिमांड जो है वो 10% राइज कर रही है, 5% प्राइस फॉल कर रहा है, इसलिए ठीक है कि अगर प्राइस में 5% फॉल हो रहा है, ठीक, तो डिमांड जो है अगर 100 रुपए की पहले चीज थी अब वो 95 रुपीज की हो गई है, 5% फॉल हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10% क्वांटिटी बढ़ जा रही है। ठीक, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? तो हम जैसा कि जाने की फॉर्मूला क्या है हमारा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो हमारे क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ था? 10% चेंज हुआ था, 10। ठीक है, और हमारी प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है? 5% चेंज हुआ है, लेकिन हम -5 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमारी प्राइस फॉल कर रही है। ठीक है, तो पहले अगर प्राइस 100 है और अब प्राइस 95 है तो हमारी चेंज इन प्राइस क्या होगी? वो 95 माइनस 100 होगी। ठीक है, दैट्स वाई ये -5 है। तो इसको जब हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो ये -2 आएगा। माइनस क्या शो कर रहा है? हमारा इलास्टिसिटी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। मतलब जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ओके, क्यों? क्योंकि माइनस, तो अब यहाँ वो नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगी किसी चीज की तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली घटेगी। कि अगर हम सेब की प्राइस बढ़ा रहे हैं 200 से 250 तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उसकी डिमांड जो है उसको कम कर देंगे, और अगर वही प्राइस घटेगी तो लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो दैट्स वाई हमारा जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव होने की वजह से इलास्टिसिटी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि refers to the degree of responsiveness of demand for a commodity to the change in income of its buyer। कि बायर जो है उसके इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, कि इनकम की वजह से जो है वो डिमांड कितनी बढ़ा रहा है या कितनी घटा रहा है। तो सपोज कीजिए कि एक बायर है जिसकी इनकम 10% से बढ़ रही है,
तो उसकी डिमांड जो है किसी एक खास कमोडिटी के लिए 20% बढ़ जा रही है, तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी? सॉरी, यहाँ पे ये प्राइस नहीं होगा, ये इनकम होगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ बायर। ठीक, तो 20% हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है और 10% हमारे इनकम बढ़ी है, बायर की इनकम 10% बढ़ी है। तो यहाँ कितना आ गया? इलास्टिसिटी 2 आ गया। ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों आई है? क्योंकि इनकम बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है और इनकम के घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ घटेगी। तो यहाँ क्या है? यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, किसके किसके बीच? इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच हमारा क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। दैट्स वाई हमारा इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव आया है, +2 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से, बढ़ने या घटने से, उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर आ रहा है। ठीक है, इन्हें हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है तो हमारी कमोडिटी की डिमांड कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको पता है कि मान लीजिए, ठीक है, पेप्सी और कोला, ठीक है, इन दोनों की प्राइस जो है, ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जा रहा है तो क्या होगा कि कोला की क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर आ रहा है? कोला की क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है? ठीक है, बढ़ रही है या घट रही है? इस चीज को कौन बताएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। या अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो मान लीजिए कार है, ठीक है, और पेट्रोल है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से या घटने से कार की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर आ रहा है? ये क्या बताएगा? ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस बाय 10%, ठीक है, ड्यू टू 5% राइज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड। अब देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में जब इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो दूसरे क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ रही है? जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग ऑब्वियसली कोला पे शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर नूडल्स की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, मैगी की प्राइस बढ़ गई है, तो लोग मैगी के जो अलग डिमांड्स हैं, जूपी या और भी जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, लोग उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वांटिटी की जो होती है डिमांड बढ़ जाती है एक की प्राइस बढ़ने से। मतलब यहाँ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये नेगेटिव आती है, क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ठीक, लोग कार कम खरीदना चाहेंगे क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या आएगा? नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? नेगेटिव होगी। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव होगी। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि अगर 5% राइज हो रहा है किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, तो 10% जो है दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर जा रही है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहाँ जो प्राइस है ये अपने गुड का नहीं है, ये रिलेटेड गुड का प्राइस है। ये चीज आपको ध्यान देना है। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था? ये ओन गुड का प्राइस था, जबकि यहाँ जो है ये रिलेटेड गुड का प्राइस है। तो 10/5 दैट इज ट्रू। यहाँ पॉजिटिव आया क्योंकि मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव आएगी।
आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का एक्सटेंट क्या है? तो फर्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ होता है वो वर्टिकल होता है। इस केस में हमारा ग्राफ क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। यहाँ क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा है, सेम है। ठीक है, इस डिमांड को क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां हमारे प्राइस के चेंज होने में क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा है, वो सेम रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। सेकेंड है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो थोड़ी कम है वन से। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक कौन सा था, पहला वाला था। ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर प्राइस में जो चेंज आ रहा है तो कमोडिटी में जो चेंज आएगा वो उससे कम रहेगा हमेशा। कि यहाँ देखिए प्राइस में कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, 10 यूनिट का, जबकि क्वांटिटी डिमांड में कितने यूनिट की चेंज आ रही है, 2 यूनिट की सिर्फ। मतलब जब ये 10 रुपए का था कोई गुड, तो 4 क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे। जब ये 20 रुपए का हो गया तो अब हम सिर्फ 2 क्वांटिटी, सॉरी, मान लीजिए 3 है ये, तो 3 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ, प्राइस में चेंज कितना था, 10 यूनिट। ठीक, और इधर चेंज कितना है, 1 यूनिट। तो हमारी जो कमोडिटी में चेंज है वो प्राइस के चेंज से बहुत कम है। तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होगा कि वो, उनकी डिमांड जो होगी वो लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होगी। एग्जाम्पल क्या है, नेसेसरी गुड्स जो होते हैं, जैसे मेडिसिन है, फूड आइटम्स हैं। इनके केस में क्या है कि आप अगर मेडिसिन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दो या बहुत घटा दो, तब भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत असर नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा आएगा, क्योंकि जिसको जरूरत है वो लेगा ही लेगा। चाहे आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हो तो थोड़ा कम, लेकिन वो लेगा मेडिसिन। और जिसकी जरूरत नहीं है, तो प्राइस आप कितनी भी कम कर रहे हो, वो नहीं खरीदेगा मेडिसिन। जब उसको जरूरत नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा। तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। थर्ड है यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये क्या है, जब ईडी 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है। जब हमारा जितना क्वांटिटी चेंज, जितना प्राइस चेंज होता है, उसी प्रोपोर्शन में जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, तो हमारी डिमांड जो होती है वो यूनिट इलास्टिक होती है। ठीक है, कि 20 यूनिट था तो 30 था। जब प्राइस 30 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी थी, 20 थी। जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, ऐसे केस में क्या बनता है, हमारा ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, चेंज कितना है, 10 यूनिट का चेंज है। ठीक है, यहाँ भी 10 यूनिट का चेंज है, और इधर यहाँ भी 20 यूनिट का चेंज है, और यहाँ भी 20 यूनिट का चेंज है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोपोर्शन है चेंज का, परसेंटेज चेंज का, वो सेम है। प्रोपोर्शन क्या है, सेम है, दोनों टाइम 20/10 है। तो इस प्रोपोर्शन के सेम होने से क्या है, हमारा ग्राफ का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और इस केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। रिलेटिवली इन इलास्टिक, सॉरी, इलास्टिक गुड है, हाईली इलास्टिक गुड है। ठीक है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 50 यूनिट का। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, 300 यूनिट्स का। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो दैट्स वाई इस गुड के केस में हमारी डिमांड जो होगी वो क्या होगी, यूनिट इलास्टिक से ज्यादा होगी, हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, ऐसे केस में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है।
देखिए आप डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है, जबकि हाईली इनइलास्टिक की डिमांड कर्व कैसा था, स्ट्रीपर था, उसका डिमांड कर्व ऐसे था कुछ। ठीक है, द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। ये कौन से गुड्स हैं इनके एग्जांपल, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स की डिमांड जो होती है वो हमारी हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, कि हमारी प्राइस जरा सी कम होती है लग्जरी गुड्स की, कि हम डिमांड ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक। अब फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इनफिनिटी। यहाँ हमारा कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। जब क्या होता है, व्हेन इट्स डिमांड एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट अ वेरी लिटिल चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, प्राइस में चेंज नहीं है, फिर भी हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। हम सेम प्राइस पे कितने भी गुड्स की डिमांड बढ़ा दे रहे हैं, तो वैसे गुड्स की डिमांड को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जरा सा एकदम नेग्लिजिबल चेंज आए प्राइस में, तो उससे भी बहुत डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड हमारी बढ़ती ही रहेगी। हम किसी भी हद तक डिमांड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, हल्के से चेंज आने या नहीं चेंज पे भी। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन गुड्स के डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। समझ आ रहा है सबको। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि क्या क्या मेथड है हमारे पास मेजर करने के। तो बेसिकली हम तीन मेथड पढ़ेंगे, बट तीसरा वाला हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, और दो मेथड इसमें पढ़ना है। पहला मेथड हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज मेथड। ये क्या होता है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं या फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को परसेंटेज चेंज मेथड कहते हैं। ठीक, जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज के केस में, according to this method, price elasticity of demand is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price of the commodity. समझ आया, कि अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जैसे मेजर किए पहले की स्लाइड्स में, वैसे ही मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज के रेशियो में, तो उसे हम परसेंटेज चेंज मेथड कहते हैं। आपको अभी इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने ऐसे ही मेजर किया था। ठीक, अब फॉर्मूले देख लीजिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ठीक, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। ठीक, तो हमारा ईडी क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम न्यूमरेटर में रख देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, और ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि डेल क्यू अपन क्यू, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड से। डेल क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू इनिशियल क्वांटिटी, डेल पी चेंज इन प्राइस, पी इनिशियल प्राइस। ठीक, ये फॉर्मूला समझ आया। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, कि जब प्राइस जो है कॉमोडिटी की वो 10 रुपए पर यूनिट है, तो उसकी डिमांड 100 यूनिट्स है। ठीक, मतलब इसको हम P1 मान लेते हैं कि P1 कितना है, 10 रुपए है, तो Q1 कितना है, 100 यूनिट्स है। P2 कितना है, प्राइस फॉल हो रहा है, 8 यूनिट हो गया, तो Q2 कितना है, 150 यूनिट हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक, अभी हमने क्या बताया था कि डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, फिर डेल क्यू क्या है, 100 और 150। तो चेंज क्या होगा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो दैट्स वाई 150 माइनस 100 अपॉन इनिशियल दैट इज 100 इंटू 100।
अपॉन डेल पी क्या होगा, 8 - 10 होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन इनिशियल 10 × 100, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये 100 से 100 चला जाएगा, 50 बचेगा, अपॉन ये 10, ठीक। तो ये 8 - 10 कितना होता है, -2 होता है बच्चों, तो -20 बचेगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -2.5 आएगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि इलास्टिसिटी जो होगी हमारी वो हमेशा माइनस में आएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमारा डिमांड और प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, ठीक है। आंसर आ गया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया। इजी था। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, -2 है, ठीक है, और 50 यूनिट्स ऑफ इस कॉमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 10 पर यूनिट, ठीक। यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे दिया है कि -2 है, और कह रहा है कि जब प्राइस इसकी 10 यूनिट थी, मतलब P1 अगर 10 थी, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 50 यूनिट्स थी, ठीक है। और जब फिर P2 क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो 40 यूनिट्स होगी, ठीक है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम अपने फॉर्मूले पे रखेंगे, डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल पी अपॉन पी इंटू 100। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 100 चला जाएगा और हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू, सॉरी, ये पी आएगा, पी अपॉन डेल पी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आएगा। तो अगर हम इसको रखते हैं तो -2 इज इक्वल्स टू डेल क्यू क्या है, क्यू हमारा 40 - 50 है, अपॉन क्यू दैट इज 50, इनिशियल हमारा 50 था, इंटू पी हमारा क्या है, 10 है इनिशियल, और डेल पी हमें पता करना है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 50 इंटू 10 अपॉन डेल पी, ठीक। यहां से हमारा डेल पी आएगा 1, तो हमारा नया प्राइस क्या आ जाएगा। अब देखिए चूंकि क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, तो प्राइस हमें पता है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नया प्राइस हम क्या है, डेल पी, नया प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 10 + 1 दैट इज 11 रुपीज, ठीक है। यहाँ इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक। ये सवाल समझ आया, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है अभी हमें पता चलेगा, इसको ऑल्सो पॉइंट मेथड भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जब हमारा डिमांड कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, डिमांड कर्व जो होता है वो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम उसे स्ट्रेट लाइन की तरफ पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी हमारा डिमांड जो होगा घटेगा। तो जब हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं, उसको ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं। और हर पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी जो होती है अलग होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, सेम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, सेम स्ट्रेट डिमांड कर्व पे हमारी इलास्टिसिटी जगह जगह पे अलग होती है। तो ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से हमारा इलास्टिसिटी मेजर करने का फॉर्मूला क्या है,
कि लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये जो है डिमांड कर्व का हमारा बीचों बीच पार्ट है, मतलब एम पॉइंट जो है वो हमारे डिमांड कर्व को हाफ हाफ में बांट रही है। तो हमें एम पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है, एम पॉइंट पे अगर हम इलास्टिसिटी देखें तो एम पी हमारा लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट क्या है, सी एम। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारे ग्राफ को आधे आधे में बांट रहा है, एग्जैक्ट हमारे स्ट्रेट लाइन को आधा आधा में बांट रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो हम इसको एमपी अपॉन एमपी भी लिख सकते हैं, दैट इज 1। सो हमारी इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, 1 है। यही अगर हम एन पे देखें, एन पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एनपी अपन अपर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सीएन। तो हमें पता है कि सीएन जो है वो ज्यादा है, तो ये जो आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि जो हमारा सीएन पार्ट है वो बड़ा पार्ट है और एनपी पार्ट छोटा पार्ट है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। ठीक, तो यहां से ईडी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डी पॉइंट पे देखें तो डी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट डीपी और अपर सेगमेंट सीडी। अब चूंकि डीपी बड़ा है और सीडी छोटा है, तो हमें पता है जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है, इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर हम सी पॉइंट की बात करें, ठीक है, सी पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ लोअर सेगमेंट हमारा क्या है, सीपी है, अपर सेगमेंट क्या है, कुछ नहीं है, इसके बाद ग्राफ तो है ही नहीं, तो अपर सेगमेंट हमारा 0 है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पी पॉइंट की बात करें तो हमारा लोअर सेगमेंट क्या है, 0 है और अपर सेगमेंट सीपी। ठीक, तो यहाँ ये 0 आएगा, ये थोड़ा गलत है ग्राफ में, आप देख लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। समझ आया, मतलब हमारी इलास्टिसिटी अपर पॉइंट पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, फिर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, फिर क्या होगी, 1 होगी, फिर लेस देन 1 होगी और फिर यहाँ पे 0 होगी। ठीक, समझ आ रहा है सबको, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच रिलेशनशिप क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी मेजर करते हैं कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ या घट रहा है तो उस हिसाब से हम ये बताते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, मतलब डिमांड इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, कैसा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी, मतलब डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो क्या होगा कि लेस देन यूनिट इलास्टिक होगा, तो फॉल इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि प्राइस अगर फॉल करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा, जबकि प्राइस राइज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो राइज करेगी, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई गुड है जिसकी प्राइस 8 रुपए है, ठीक है, प्राइस कितनी है, 8 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है मान लो 12। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ के 10 रुपए हो गया, क्वांटिटी डिमांड घट के 11 हो गई, प्राइस अगर बढ़ के 12 रुपए हो गया, तो प्राइस घट के कितनी हो गई, 10 यूनिट हो गई। ठीक, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों केस में। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ कितना होगा,
96, 12 8 जो 96, ठीक है। 11 10 110 और 12 10 120। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्राइस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। या हम उल्टे साइड से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारा प्राइस घट रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घट रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन वन है। तो हम दोनों साइड से याद रखेंगे, ठीक है। कि पहले क्या याद रखेंगे कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होगी तो हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर घटेगी। सेम अगर हम ऑपोजिट साइड से भी याद रखेंगे कि अगर हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो हमारी इलास्टिसिटी जो होगी डिमांड की वो लेस देन वन होगी। ओके, नेक्स्ट, जब हमारी इलास्टिसिटी मोर देन वन हो, जब हमारा ईडी जो है वो मोर देन हो, तो हमारा क्या होगा कि प्राइस फॉल करेगी, लीड्स टू राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, एंड राइज इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, ठीक है, प्राइस जो होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर के अपोजिट होगा। मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घटेगी और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, ठीक है। ये हमको याद रखना है। रिलेशनशिप कैसा होगा इनके बीच? नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है, दोनों अपोजिट चलेंगे। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, ओके, तो हमारी गुड की प्राइस जो है वो कितनी है? पहले 12 रुपए है मान लीजिए, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए, 10 यूनिट है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 120 यूनिट है। अगर प्राइस घट के 10 यूनिट होती है, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ेगी, 14 यूनिट हुई, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अगर ये घट के 8 हो गई, क्वांटिटी डिमांड मान लेते हैं और बढ़ गई, 20 यूनिट हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? हमारी प्राइस क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो क्वांटिटी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या कर रही है? राइज कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? प्राइस जब बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, जबकि प्राइस जो है वो घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो जब रिलेशनशिप हमारा ऐसा होगा, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप होगा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मोर देन वन है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मोर देन वन है। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट आते हैं, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी हो, वन की इक्वल हो, तो क्या होगी? सेम होगी। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कमोडिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। प्राइस के चेंज होने से क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पी क्यू, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारी मान लेते हैं 12 यूनिट है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 120 यूनिट होगा। प्राइस घट के अगर 10 यूनिट हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 12, तो भी 120। प्राइस अगर घट के 8 यूनिट हुई, क्वांटिटी डिमांडेड 15 यूनिट हो गई, तो भी 120। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, तो हमारे डिमांड की इलास्टिसिटी जो होगी वो वन होगी। तब हमें समझ जाना है कि हमारी डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यूनिट इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
ये देखिए ग्राफ है, यहाँ ग्राफ से आपको समझ आएगा कि क्या कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ जो है इलास्टिसिटी, प्राइस जो है बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। आपको ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि प्राइस बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी साथ में बढ़ रही है। तो हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन वन होगी। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होगा। यहाँ क्या है, हमारी प्राइस जो है वो घट रही है, सॉरी प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, ठीक है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। हमें देखा था कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जब ऑपोजिट रिलेशन हो, जब वो सेम डायरेक्शन में ना जा रहे हो, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। यहाँ भी देखिए आपको प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुंच रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो घट रहा है। तो हमारी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन वन होगी। मतलब यहाँ गुड्स जो हैं वो रिलेटिवली इलास्टिक हैं, हाईली इलास्टिक हैं। यहाँ वाले गुड्स क्या हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक हैं। और यहाँ क्या है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। प्राइस देखिए, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। तो यहाँ हमारा गुड क्या है, यूनिट इलास्टिक है। गुड की डिमांड क्या है, यूनिट इलास्टिक है। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, वन होगा। समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक। एक सवाल कर लेते हैं कि मान लेते हैं ड्यू टू 2% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स राइजेस बाय 3%. A 10% rise in price of good buy leads to 20% rise in total expenditure on good buy. Using total expenditure method, compare price elasticity of demand of good X and good buy. ठीक है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या दिया है कि फॉर एक्स, गुड एक्स के लिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो फॉल कर रही है, 2% फॉल कर रही है प्राइस। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है 3%। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो राइज कर रहा है, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट रिलेशनशिप कब होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होती है, हाईली इलास्टिक गुड होता है। तो इसलिए डिमांड फॉर गुड एक्स जो होगा वो मोर देन यूनिट इलास्टिक होगा, मतलब डिमांड जो होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, बिकॉज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अपोजिट रिलेशन शो कर रहा है। वाई के लिए देख लेते हैं। फॉर गुड वाई क्या है कि प्राइस ऑफ गुड राइज कर रहा है, 10% राइज इन प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू 20% राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा राइज कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होता है, ठीक है। तो डिमांड फॉर गुड वाई जो होगा वो लेस देन यूनिट इलास्टिक होगा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होगी, बिकॉज प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो याद हो गया कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन वन होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होगी। जबकि अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है प्राइस के बढ़ने या घटने से, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन हो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, कि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो आपकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं अभी हम। Demand for commodity which has large number of substitutes is usually more elastic than those commodity which have no substitute, ठीक है।
जो ऐसी कमोडिटी होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं मार्केट में, जैसे हमारा सोप मार्केट है, शैम्पू मार्केट है, उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। सारे गुड्स जो हैं एक-दूसरे के बहुत क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है? हमारा कोल्ड ड्रिंक का मार्केट है, ये सारे गुड्स जो हैं वो एक-दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो यहाँ क्या होगी हमारी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, ठीक है? हमारी ईडी जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक, पेप्सी, लिम्का ये सारे गुड सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो किसी एक के प्राइस में ज़रा-सा भी राइज़ हुआ, मान लेते हैं कि कोक की प्राइस ज़रा-सी बढ़ गई, तो बायर जो होंगे वो तुरंत सब्स्टिट्यूट गुड्स पे शिफ्ट कर जाएँगे। तुरंत वो कोक को छोड़ के पेप्सी, लिम्का और बाकी जो गुड्स हैं, बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन पे शिफ्ट कर जाएँगे। तो इसलिए हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, कि प्राइस ज़रा-सी नहीं बढ़ी कि क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बहुत ज़्यादा घट जाती है प्राइस के थोड़े से बढ़ने से। On the other hand, demand for electricity will be less elastic because it has no close substitutes. जबकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसका डिमांड जो होगा वो लेस इलास्टिक होगा। लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आने से भी क्वांटिटी डिमांड में बहुत थोड़ा-सा चेंज आता है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम कंजम्पशन बहुत कम नहीं कर सकते। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी अ, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तो उसको हम बहुत कम नहीं कर सकते उसका कंज़म्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चाहे डिमांड बहुत थोड़ी-सी घटेगी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने के बावजूद या अगर प्राइस थोड़ी घट जाती है, तो भी डिमांड थोड़ी ही बढ़ेगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करने लगेंगे, वेस्ट होगा तब, ठीक है? सेकंड आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है जैसे नेसेसिटी गुड जो होती हैं मेडिसिन्स, फूड ग्रेन्स वो लेस इलास्टिक होती हैं। अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मेडिसिन की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तब भी कंज्यूमर्स जो हैं जिनको मेडिसिन चाहिए, जो पेशेंट्स हैं, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उनकी ज़रूरत है। तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है? लेस इलास्टिक सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी या अगर फूड ग्रेन्स की प्राइसेज़ बहुत कम हो जाती हैं, तो बहुत डिमांड बढ़ेगी नहीं। आप 4 रोटी खाते हैं, तो आप 10 रोटी नहीं खाने लगेंगे अचानक से, ठीक? तो इसे हमें मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कंज़्यूम करना ही करना है, तो दैट्स व्हाई इसका प्राइस जो है, वो बहुत चेंज होने से भी कमोडिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो लेस इलास्टिक होता है। But demand for comforts and luxuries like refrigerator, AC, etc. is more elastic because their consumption may be postponed for future in their price rises. ठीक है? लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स है, एसीज है, इनकी डिमांड जो होती है मोर इलास्टिक होती है। क्योंकि अगर इनका प्राइस बढ़ता है तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एसी की प्राइस बढ़ती है तो फैमिली मिडिल क्लास फैमिली जो होती है पोस्टपोन कर देती है कि ठीक है इस साल नहीं खरीदेंगे, अगले साल देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो नेचर ऑफ कमोडिटी जो है वो एक फैक्टर है जो कि हमारे इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती है। थर्ड है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर कि टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर क्या है। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी मोर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट। अगर किसी कमोडिटी पे ज़्यादा इनकम का प्रोपोर्शन खर्चा कर रहे हैं हम, तो उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। मतलब उसकी प्राइस अगर ज़रा-सी बढ़ेगी तो हम कमोडिटी की डिमांड को बहुत तेज़ी से घटा देंगे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक इफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड इज वेरी स्मॉल और अगर हम इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन खर्चा कर रहे हैं उस कमोडिटी पे तो उसकी डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी मतलब अगर प्राइस जरा सा बढ़ेगा भी प्राइस अगर थोड़ा ज्यादा भी बढ़ रहा है तो क्या होगा कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो जरा से ही घटेगी क्योंकि हम इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन उस पर खर्चा कर रहे हैं ठीक है इसको भी आप फूड और लग्जरी से जोड़ सकते हैं कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं वो महंगी होती हैं तो हम इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन उस पर खर्चा करते हैं तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है और फूड आइटम्स जो हैं वो चूंकि हमारे इनकम का कम प्रोपोर्शन है तो इसलिए उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या है लेवल ऑफ प्राइस कि डिमांड फॉर कमोडिटी एट हायर लेवल ऑफ प्राइस इज जनरली मोर इलास्टिक देन फॉर अ कमोडिटी एट लोअर लेवल ऑफ प्राइस सेम वही है कि एसी है कार्स हैं इनका प्राइस ज्यादा है
तो इसलिए इनकी डिमांड जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है कि ज़रा सी अगर प्राइस बढ़ी तो इनकी क्वांटिटी डिमांड बहुत तेज़ी से घटती है और लोअर लेवल ऑफ प्राइस पे जो गुड्स हैं जैसे मैच बॉक्स है, पेंसिल्स हैं, ये सब लोअर प्राइस वाले हैं तो इनका क्या है कि डिमांड अगर क्वांटिटी थोड़ी सॉरी अगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड हम थोड़ा बहुत तेज़ी से नहीं घटाते हैं क्योंकि इनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लोअर लेवल ऑफ प्राइस के गुड्स हैं ये। लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जनरली लेस इलास्टिक फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स इन कंपैरिजन टू पीपल विद लो इनकम। ठीक है? जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए किसी कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है जबकि जो लोअर इनकम ग्रुप के पीपल हैं उनके लिए जो है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, अगर किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो एक रिच कंज्यूमर जो है वो बहुत अपनी डिमांड को नहीं घटाएगा, लेकिन बट पुअर कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को बड़ी तेजी से घटाएगा। ठीक है? तो इनकम लेवल बिल्कुल अफेक्ट करता है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है फैक्टर वो है हैबिट्स। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर आल्सो डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल अ चेन स्मोकर विल नॉट रेस्ट्रिक्ट हिज स्मोकिंग इवन व्हेन द प्राइस ऑफ सिगरेट्स राइज। ठीक है? हैबिट्स जो होती हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन है अल्कोहलिक है, तो अगर अल्कोहल का प्राइस जरा सा बढ़ रहा है तभी वो डिमांड को बहुत नहीं घटाएगा। ठीक है? क्योंकि वो उसके हैबिट में है। समझ आ रहा है कि अगर कोई स्मोकर है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो सिगरेट की प्राइसेस अगर बढ़ भी रही हैं, तो उसकी डिमांड बहुत नहीं घटेंगी। तो हैबिट्स जो हैं, वो भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा आज हमारा पहला टॉपिक था सुपर श्योर 100 टॉपिक्स में से। ठीक है? हम 100 सुपर श्योर टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट की फेवरेट टॉपिक्स हैं कह लीजिए, या यूजीसी नेट में उन पे बार-बार क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। तो आज पहला टॉपिक था, ऐसे हमसे जुड़े रहिए। आगे हम और बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे। हमने टारगेट 100 का लिया है, बट अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।